वेलकम, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स और स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, जहां आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी बताया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स। कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ ये कहता है कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में हमें ये बताता है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी। It states that the magnitude distance between them, तो कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट, चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो मान लेते हैं Q1 Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं। लेट Q1 एंड Q2 बी टू चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज हमारे पास ये है Q1, एक चार्ज हमारे पास ये है Q2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ से। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना, इक्वल टू का साइन लगाना, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। लेट सपोज K बी द कांस्टेंट, K Q1 Q2 अपॉन में r²। और क्या लिख सकते हैं हम इसे? ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जो एक कांस्टेंट है K, F इजिकल टू, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो बनाया ना, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। क्या है? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। और ये जो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और ये जो है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। पूरे कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। और इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की। फोर्स की यूनिट SI यूनिट न्यूटन। क्या होगी? न्यूटन, जिसे हम N से डिनोट करेंगे। नहीं, अच्छा, इसकी वैल्यू निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स ही है, तो फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगी। फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगी। तो 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। तो सबसे पहले तो इस कांस्टेंट की जो SI यूनिट निकालते हैं हम। SI यूनिट क्या होगी? देखो, यहीं से निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन में r²। कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो फोर्स इनटू में ये इधर जाएगा और ये
नीचे आएगा Q1 Q2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर। और चार्ज की यूनिट कूलम, और दो हैं तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, हाँ, पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं इस एप्सिलॉन नोट की। तो 1/4 इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे इधर ले जाते हैं और बाकी वैल्यू इधर ले आते हैं नीचे। मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। और पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी। तो अच्छा, सबसे पहले ये पावर ऐसे ऊपर ले जाएं, 10⁻⁻9 और 9 3 या 9 4 या 36 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लेते हैं हम। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे एप्सिलॉन नोट को, तो इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू ये आएगी 8.12। अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सारा का सारा नीचे आ जाएगा, तो यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। जो कूलम्ब लॉ है, इससे हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, F = 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R²। जब Q1 की वैल्यू Q2 के इक्वल और दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 कूलम्ब, Q1 = Q2 = 1 कूलम्ब एंड R = 1 मीटर। जब R = 1 मीटर हो तो F = कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नोट, और दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। तो 1 कूलम्ब क्या है? तो 1 कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज, 1 कूलम्ब इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, if same charge then repel and opposite charge attract each other with a force of 9 × 10⁹ Newton at when two charges of 1 coulomb are placed at a distance of 1 meter। ओके, इसके बाद एक जो ये फोर्स के बिहेवियर को भी बताएगा चार्जेस। कैसे? अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, अगर दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स कैसा होगा? यहाँ पे फोर्स इज रिपल्सिव। अगर दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। कैसे? एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम। दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, जिनका चार्ज है 2 कूलम्ब और इसका चार्ज है -3 कूलम्ब। तो मुझे इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ये बताना डायरेक्ट है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फोर्स रिपल्सिव होगा। तो कैसे कर दूँ? एक Q1 और Q2 का प्रोडक्ट देखो, Q1 और Q2, 2 × -3 दैट इज -6 कूलम्ब, और -6 क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने की वजह से फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव, है ना। और ये चीज़ मैंने प्रॉपर्टी में भी पढ़ाई थी कि अपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हम यहाँ से भी ये बता सकते हैं। ओके, अब कूलम्ब लॉ हमने देखा सिंपल। अब देखते हैं कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक चार्ज है Q1 जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R1। दूसरा चार्ज ये है, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है R2, और ये Q2 चार्जेज है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो R, इनका पोजीशन वेक्टर R। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1 F21, और जो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय फोर्स 2। तो कूलम्ब लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2 इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहले तो कूलम्ब लॉ देखते हैं। तो जो फोर्स है वो होगा, सम कांस्टेंट के मान लेता हूँ मैं, उसे वैल्यू पूरी नहीं लिखी, Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये कूलम्ब लॉ नॉर्मल। अगर इसे पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², और इनटू इसका पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21 होगा इसका, इस वाले चार्ज पर। तो फोर्स बाय 2, तो R21। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1, तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R², और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21 का R12 होगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अब हमें पता है कि एक पोजीशन वेक्टर इस तरफ है और दूसरा पोजीशन वेक्टर इस तरफ है डायरेक्शन में। तो दोनों की पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यानी कि सिंस R12 एंड R21 आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, R12 इक्वल टू माइनस R21। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी कि दोनों इक्वल है। पोजीशन वेक्टर है यूनिट वेक्टर 1 और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन है R21 इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन में R², और R12 की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस R21, यानी कि माइनस R21। माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ। अब ये जो इसके RHS है, इसे ध्यान से देखो, क्या ये F12 नहीं बन गया। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू पूरी, क्या ये F12 नहीं हो गया, हो गया। तो यानी मैं लिख सकता हूँ F21 इक्वल टू माइनस F12। दिस इज द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि F21 इक्वल टू माइनस F12। दिस इज द कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखो ये एक सिस्टम है हमारे पास जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनके पोजीशन वेक्टर हैं R1 R2 R3 R4, यानी कि ये पार्ट Q1 Q2 Q3 Q4 और बहुत ऐसे करके हमारे पास
n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn है। तो इन पर भी फोर्स लगेगी आपस में। भाई ये वाला फोर्स इस Q1 पार्टिकल Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q3 पर लगाएगा, Q4 पर लगाएगा, Qn पर लगाएगा, आपस में म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। तो इनका ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन्हीं के लिए आया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो Q1 चार्ज पार्टिकल है इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, तो यानी कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो दिया जाएगा वो इनके वेक्टर सम के इक्वल दिया जाएगा। तो यानी कि जो नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। तो यानी कि F1 F2 प्लस F3 प्लस F4 डॉट 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 प्लस Fn, और ये वेक्टर लगाया है तो इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर सम है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास Q1 और Q2, एक चार्ज है एक Q, इस पर फोर्स निकालना है इन दोनों की वजह से। तो फोर्स क्या नहीं, इससे लगा फोर्स F1 लगा और इस वाले चार्ज पार्टिकल से लगा फोर्स F2। तो जो F निकलेगा F होगा F1 प्लस F2, और अगर इसे सोल्व करना तो क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा और होल का रूट। दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है, देखो जो पूरा का पूरा चार्ज ऑफ बॉडी है, चार्ज ऑफ बॉडी, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज का पूरा एक पॉइंट पर टिका होगा पूरी की पूरी बॉडी का। अगर मेरे पास ये डस्टर है, इसके अंदर मान लेते हैं 1 करोड़ पार्टिकल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ के 1 करोड़ पार्टिकल्स यहाँ पर पूरे के थ्रू आउट फैले हुए हैं इसके अंदर। तो जब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उनका चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हमें 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने। मान लें हमने एक बहुत ही पतला वायर है हमारा, एक बॉडी बिल्कुल पतली है, एक लीनियर बॉडी है हमारे पास। तो लीनियर बॉडी के लिए क्या होगा, फर्स्ट होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब चार्ज किसी बॉडी पर एक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक लंबी बॉडी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक वायर है या फिर एक पतली सी रोड है, तो उस पर चार्ज हमारा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यहाँ पर आएगा, उसे बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, है ना। तो अगर लैम्डा निकालना तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू चार्ज क्यू और कितने, ये हमारे पास ये प्लस चार्ज है क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रोड पर जिसकी लेंथ है L। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, चार्ज अपॉन इसकी लेंथ L, है ना। और अगर लिमिट लगा के लिखना फॉर स्मॉल के लिए तो डी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। अगर मैं इसका एक एलिमेंट्री पार्टिकल ले लेता हूँ तो डी क्यू बाई डी एल। तो इस केस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला ये होता है के कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन Q1 तो हमें मालूम है जिस पर हमें फोर्स लगाना है ना, और ये हमारा Q1 है, और एक दूसरा चार्ज आ रहा Q2, है ना। तो एक चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं इस बॉडी के पास, इस रोड के पास, तो तभी तो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। तो जो हमारा Q2 चार्ज है वो हमें पता है क्या है,
Q2 है मैग्नीट्यूड, लेकिन Q की वैल्यू तो हमें नहीं पता। Q की वैल्यू हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, पता है हमें सिर्फ इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है। तो यहाँ से निकल जाएगा फोर्स कितना निकल जाएगा, K Q1 Q2 की वैल्यू मान लेते हैं हम Q अपॉन में R स्क्वायर, और जो इसका चार्ज है वो क्या होगा, इसका चार्ज ये यहाँ से dq है ना, तो dq की वैल्यू कितनी आएगी, dl इंटू डी लैम्डा, यानी कि लिख सकते हैं हम dq, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा चार्ज निकालने के लिए, है ना, लीनियर इंटीग्रेशन है। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट हो गई हमारी, ये तो था हमारा एक बॉडी में चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर क्या होगा कि हमारे पास एक पतली सी थिन शीट है, उसकी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के लिए देखो, तो यहाँ पर कौन सी डेंसिटी निकलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा, छोटे सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा, है ना। तो ये हमारे पास एक शीट है जिसका एरिया ए है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी निकालते हैं ना, मास क्या डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इस केस में फोर्स क्या लगेगा, इसका तो चार्ज हमें पता है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। और अगर लिमिटिंग में लिखेंगे तो फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए डी सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी है, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, डी सिग्मा इंटू डी है। तो फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा कांस्टेंट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डी क्यू। और पूरे पर फोर्स निकालने के लिए पूरी बॉडी पर इंटीग्रेशन करेंगे और सरफेस इंटीग्रेशन होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पर सरफेस है, सरफेस का एरिया, तो इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास चार्ज एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि एक तरबूज है हमारे पास, उसके अंदर बीज पूरा उसके थ्रू आउट द वॉल्यूम ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस वाले केस में निकलेगी हमारी कौन सी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जिसे हम डिनोट करेंगे रो से, रो। तो रो का फॉर्मूला आएगा क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सपोज करो ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसके अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्यों नहीं होगा ये भी अभी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकलेगी सिग्मा रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और अगर एलिमेंट्री के निकालना है तो डी रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। और अगर इसके ऊपर फोर्स निकालना हमें, फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और चार्ज डेंसिटी यहाँ से आएगा डी क्यू, और डी क्यू यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम। कोई डाउट नहीं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आई हो तो बेशक डिसलाइक करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख दें। अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।